जिंदगी की हर सुबह निराली है, जीवन का हर रंग सुनहरा है। हाँ, ये जरूर है कि जीवन में कभी खुशी की बारिश है तो कभी तपती धूप भी है, लेकिन जीवन इसी खट्टे मीठे अनुभवों का नाम है। बिल्कुल, हमारे आसपास क्या घट रहा है इसका असर हमारे जीवन पर पड़ता है, लेकिन जीवन का असली आनंद तभी है जब परिस्थितियों के साथ ना बहकर खुद की मन स्थिति पर काम किया जाए, खुद को सजाया जाए, खुद को संवारा जाए, क्योंकि दरअसल प्रतिबिंब मन से ही सारा आनंद है। बिल्कुल। हेलो इंडिया, मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया और मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा। और सबसे पहले जानते हैं हेलो इंडिया में आज क्या है खास। हेलो इंडिया हाइलाइट्स के जरिए आज से संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत, साथ ही आज देश के राष्ट्रपति चुनाव के लिए होगा मतदान। इसके अलावा देश दुनिया की तमाम मुख्य खबरें, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय खबरों में श्रीलंका संकट पर केंद्र सरकार की सर्वदलीय बैठक सहित अन्य देशों से आ रही खबरों पर भी रहेगी नजर। और इसके साथ ही पलटेंगे इतिहास के पन्नों को, जानेंगे आज के दिन से जुड़ा इतिहास। और इसके अलावा होगा और भी बहुत कुछ खास, तो जुड़े रहिए अगले आधे घंटे हमारे साथ हेलो इंडिया में। शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय सुर्खियों से। देश के 15वें राष्ट्रपति के चुनाव के लिए आज मतदान होगा। राष्ट्रपति चुनाव के लिए संसद भवन परिसर और राज्य विधानसभाओं में मतदान सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक होगा। संसद भवन परिसर में मानसून सत्र के शुरू होने से पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सरकार के तमाम वरिष्ठ मंत्री और सांसद ही नहीं बल्कि विपक्ष के नेता और सांसद भी अपने वोट डालेंगे। इस मतदान में 4800 निर्वाचित सांसद और विधायक हिस्सा लेंगे। मतगणना गुरुवार को होगी और नव निर्वाचित राष्ट्रपति 25 जुलाई को शपथ लेंगे। संसद का मॉनसून सत्र 18 जुलाई आज से शुरू हो रहा है। ये सत्र 12 अगस्त तक चलेगा। मॉनसून सत्र में 18 जुलाई से 12 अगस्त के बीच कुल 17 कार्य दिवस पड़ रहे हैं। इस सत्र में सरकार कई विधेयकों को सदन में पेश कर सकती है। इनमें संसदीय समिति के समक्ष विचार के लिए भेजे गए 4 विधेयक शामिल हैं। मॉनसून सत्र को देखते हुए रविवार यानी कि 17 जुलाई को सरकार की ओर से सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। इसमें विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने हिस्सा लिया। बैठक में सरकार का प्रतिनिधित्व केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी और राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी के नेता पीयूष गोयल और संसदीय मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने किया। बैठक में सरकार ने संसद के सुचारू संचालन के लिए सभी पक्षों से सहयोग का अनुरोध किया। उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे। रविवार को उन्होंने भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भेंट की। रविवार को नवीन पटनायक के नेतृत्व वाले बीजू जनता दल ने धनखड़ की उम्मीदवारी को समर्थन देने की घोषणा की। विपक्षी दलों ने रविवार को राजस्थान के पूर्व राज्यपाल मार्गरेट अल्वा को उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए अपने संयुक्त उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतारने का फैसला किया। बता दें कि 6 अगस्त को उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होना है। इसके लिए नामांकन की आखिरी तिथि 19 जुलाई है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने रविवार को सभी राज्यपालों और उपराज्यपालों के लिए दोपहर का भोज आयोजित किया। इस दौरान उन्होंने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ से मुलाकात की, जिन्हें उनका उत्तराधिकारी बनाना तय माना जा रहा है। उपराष्ट्रपति सचिवालय में दोनों नेताओं की तस्वीरें ट्विटर पर साझा की हैं। भारत ने 200 करोड़ वैक्सीनेशन का ऐतिहासिक आंकड़ा पार कर लिया है। इस आंकड़े को भारत ने 18 महीने में पूरा किया। इसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को बधाई दी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया समेत कई अन्य मंत्रियों और नेताओं ने भी इस कीर्तिमान पर खुशी जताई। आईसीएसई बोर्ड की 10वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम घोषित हो गया है। इसमें कानपुर के शेलिंग हाउस स्कूल की कक्षा 10वीं की छात्रा अनिका गुप्ता नेशनल टॉपर रहीं।
अनिका गुप्ता को 99.8% अंक मिले हैं। मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट में रविवार को करीब 95% उपस्थिति दर्ज की गई, जिसके लिए इस साल सबसे ज्यादा आवेदन आए थे। कुल 18,72,329 उम्मीदवारों ने देश में सबसे बड़ी प्रवेश परीक्षा के लिए पंजीकरण करवाया था, जिनमें से 10.64 लाख छात्राएं थीं। ये पहली बार था जब नीट मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए पंजीकरण की संख्या 18 लाख से पार कर गई, जिसमें 2021 की तुलना में 2.5 लाख अधिक छात्रों ने आवेदन किया। भारत की बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु ने एक बार फिर से इतिहास रच दिया है। सिंधु ने सिंगापुर ओपन का खिताब अपने नाम कर लिया। उन्होंने चीन की खिलाड़ी वांग शी ही को मात देकर यह खिताब अपने नाम किया। इस जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री ने ट्विटर के जरिए बधाई दी है। भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का आखिरी मुकाबला रविवार को हुआ, जिसे भारत ने 5 विकेट से जीतकर वनडे सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली। इस जीत में भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत का अहम योगदान रहा। 260 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत ने एक वक्त 72 रन पर 4 विकेट गंवा दिए थे। इसके बाद ऋषभ पंत ने हार्दिक पांड्या के साथ मिलकर टीम इंडिया को जीत दिलवाई। पांड्या 77 रन बनाकर आउट हो गए, वहीं पंत ने नाबाद 125 रनों की पारी खेली। और अब बात कर लेते हैं एक बहुत ही खास सेगमेंट की, राज्यों से जुड़ी हुई खबरों की। मथुरा के सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में आज श्री कृष्ण जन्मस्थान और शाही ईदगाह मस्जिद मामले में एडवोकेट महेंद्र प्रताप सिंह, एडवोकेट राजेंद्र माहेश्वरी और नारायणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनीष यादव के केसों पर सुनवाई होगी। तीनों लोग श्री कृष्ण जन्मस्थान केस के पक्षकार हैं। भारतीय जनता पार्टी रविवार को मध्य प्रदेश के कुल 11 मेयर सीटों में से 7 को बरकरार रखने में सफल रही, जबकि कांग्रेस ने 3 सीटों पर कब्जा कर लिया। कांग्रेस ने परिणामों को उत्साहजनक करार दिया, जबकि भाजपा ने चुनावों में अपने स्वयं के प्रदर्शन को ऐतिहासिक बताया। 2015 में हुए पिछले स्थानीय निकाय चुनाव में मेयर की सभी सीटें बीजेपी के पास थीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट में स्थानीय निकाय चुनावों में भाजपा में विश्वास जताने के लिए लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने एक ट्वीट में कहा कि यह जीत राज्य में शिवराज सिंह चौहान सरकार में लोगों के अटूट विश्वास का प्रतीक है। विजयी उम्मीदवारों के साथ साथ पार्टी कार्यकर्ताओं को बधाई। मणिपुर के राज्यपाल लॉ गणेशन को राष्ट्रपति द्वारा पश्चिम बंगाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। इस बीच उन्होंने मणिपुर के राज्यपाल लॉ गणेशन को नियमित व्यवस्था होने तक अपने स्वयं के कर्तव्यों के अलावा पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के कार्यों का निर्वहन करने के लिए नियुक्त किया है। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने आम आदमी पार्टी के विधायक और दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष अमानतुल्लाह खान के विरुद्ध 2016 में दर्ज अवैध नियुक्तियों के मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है। वक्फ बोर्ड के तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी महमूद आलम के खिलाफ भी नियमों, विनियमनों और कानून का जानबूझकर आपराधिक उल्लंघन करने, पद का दुरुपयोग करने और सरकारी खजाने को वित्तीय नुकसान पहुंचाने सहित विभिन्न अपराधों के लिए मुकदमा चलाने की भी मंजूरी दे दी है। देश में बढ़ रही कोरोना की रफ्तार से लोगों की चिंता फिर से बढ़ने लगी है। कई राज्यों में मामले धीरे धीरे बढ़ने लगे हैं। हालांकि दिल्ली में कोरोना की स्थिति नियंत्रित है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मोहल्ला क्लिनिक में भी एहतियात खुराक देने का संचालन किया जाएगा। दिल्ली में अब तक 3.53 करोड़ वैक्सीन डोज दी जा चुकी है। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले में सरकारी जमीन पर बने एक मदरसे को वहां बिना इजाजत नमाज पढ़े जाने की शिकायत पर बुलडोजर से गिरा दिया गया है। करीब 1 महीने से वहां नमाज अदा किए जाने की कुछ लोगों ने शिकायत की थी, जिसके बाद प्रशासन ने मदरसा जमींदोज कर दिया। रविवार को दक्षिणी कश्मीर के पुलवामा में दहशतगर्दों ने सुरक्षा बलों की टीम पर हमला कर दिया। आतंकी हमले में सीआरपीएफ का एक सैनिक शहीद हो गया। स्थानीय पुलिस और सीआरपीएफ के सैनिक नाके पर चेकिंग कर रहे थे और इसी के चलते दहशतगर्दों ने सुरक्षा बलों की टीम पर हमला किया।
महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, केरल और असम के कई इलाकों में भारी बारिश के बाद बाढ़ से हालात गंभीर हो गए हैं। महाराष्ट्र में मानसून आने के बाद से अब तक 102 लोगों की मौत हो चुकी है। उधर राजस्थान के श्रीगंगानगर में भारी बारिश के बाद राहत और बचाव कार्य के लिए सेना को बुलाया गया है। गुजरात के 9 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। असम में 2,10,000 से ज्यादा लोग बाढ़ के पानी से अभी भी घिरे हुए हैं। और अब नजर डाल लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर। केंद्र सरकार ने श्रीलंका संकट पर 19 जुलाई को सर्वदलीय बैठक बुलाई, जिसमें केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण और एस जयशंकर वहां की स्थिति के बारे में जानकारी देंगे। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने जानकारी दी है। संसद के मानसून सत्र से पहले 17 जुलाई को बुलाई गई सर्वदलीय बैठक के दौरान तमिलनाडु के दलों द्रमुक और डीएमके ने भारत से पड़ोसी देश के मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की थी, जो एक बड़े आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। श्रीलंका के राज्य द्वारा संचालित सीलोन पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन यानी कि सीपीसी ने डीजल और पेट्रोल की खुदरा कीमतों में कमी की है। गंभीर विदेशी मुद्रा की कमी ने देश में ईंधन और अन्य आवश्यक वस्तुओं के आयात में बाधा उत्पन्न की, जो कि सबसे खराब आर्थिक स्थिति में है। नई कीमतें रविवार रात 10 बजे से प्रभावी हो गईं। भारत और चीन के बीच 16वें दौर की सैन्य वार्ता करीब 12.5 घंटे तक चली। इस दौरान भारत ने फिर से चीन पर दबाव डाला कि वो पूर्वी लद्दाख के विवाद वाले क्षेत्रों से सेना पूरी तरह से पीछे हटाए। दोनों देशों के बीच करीब 4 महीने के अंतराल के बाद वार्ता का दौर फिर से शुरू हुआ है। वार्ता में भारतीय पक्ष ने सीमा पर अप्रैल 2020 में सैन्य झड़प आरंभ होने से पहले की स्थिति बहाल करने की मांग की है। सर्बिया से हथियार लेकर बांग्लादेश जा रहा यूक्रेन का एक मालवाहक विमान हादसे का शिकार हो गया। आग की लपटों से घिरा ये विमान उत्तरी ग्रीस में गिर गया। इस हादसे में चालक दल के सभी 8 सदस्यों की मौत हो गई। आग की लपटों में घिरे ये विमान जो है वो कवाला शहर के नजदीक मक्के के खेत में जा गिरा। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कुछ कर्मचारियों के संभावित सहयोग का हवाला देते हुए सुरक्षा सेवा प्रमुख और अभियोजक जनरल को बर्खास्त कर दिया है। कम लागत वाली एयरलाइनों के कर्मचारियों के साथ साथ हवाई यातायात नियंत्रकों के 4 घंटे के वॉकआउट के कारण रविवार को इटली के करीब 500 उड़ानें रद्द कर दी गई। यूनियन के एक अधिकारी ने कहा कि एयरलाइन कर्मचारी बेहतर वेतन के साथ साथ काम करने की स्थिति में सुधार की मांग कर रहे हैं, जिसमें लंबी शिफ्ट में भोजन भी शामिल है। फायर ब्रिगेड कर्मचारियों ने रविवार को पूरे दक्षिण पश्चिम यूरोप में जंगल में लगी आग पर काबू पाने के लिए कड़ा संघर्ष किया, लेकिन हीट वेव की वजह से उन्हें काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है और अभी तक आग पर पूरी तरह से काबू नहीं पाया जा सका है। हीट वेव की वजह से ब्रिटेन में आने वाले हफ्ते में नए तापमान रिकॉर्ड स्थापित हो सकते हैं। और बात कर लेते हैं राष्ट्रपति चुनाव की। बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है आज राष्ट्रपति के लिए चुनाव होने वाला है और सीधा रुख करेंगे अपने सहयोगी अखिलेश सुमन का। अखिलेश जी, बहुत ही गहमा गहमी वाला दिन है, क्या कुछ सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है संसद भवन परिसर में? निश्चित तौर पे प्रतिबिंब आज बहुत ही गहमा गहमी का समय है और 5 साल के बाद राष्ट्रपति को चुनाव होता है और संसद भवन में राष्ट्रपति का चुनाव और उसके अलावा सभी राज्यों की राजधानियों में राष्ट्रपति के चुनाव में, चूँकि इसमें विधानसभा के सदस्य और सांसद दोनों, राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों के सांसद भाग लेते हैं, इसलिए एक कहें कि पूरे देश में गहमागहमी का माहौल है। और हम चूँकि अभी संसद भवन परिसर के अंदर हैं, तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये जो पूरा गलियारा है संसद भवन का बाहरी गलियारा, इस बाहरी गलियारे को थोड़ा सा रंगीन बनाया गया है। अभी तक देश के जितने 15 राष्ट्रपति हुए हैं उन सारे 15 राष्ट्रपतियों की तस्वीरें लगाई गई हैं, राष्ट्रपति भवन की तस्वीर है और इसी में आगे जाके 63 नंबर कमरा है। इस 63 नंबर कमरे में सभी सांसद आएंगे और वे अपना मतदान करेंगे। इस 63 नंबर कमरे में 6 बूथ बनाए गए हैं प्रतिबिंब, और इन 6 बूथों में सुविधा के हिसाब से जो जिस तरह के सांसद आएंगे उसमें हो सकता है
चाहे थोड़ी देर के लिए लाइन भी लगनी पड़े, लेकिन समय चूंकि 10 बजे से 5 बजे का है तो संभावना इस बात की है कि काफ़ी सहूलियत से लोग वोट दे पाएंगे। इसमें एक और ख़ास बात है प्रतिबिंब की, देखिए जो कि राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य के विधानसभा और सांसद दोनों भाग लेते हैं, इसलिए कई विधानसभा के सदस्य जो हैं उनको ये छूट होती है कि अगर वे चाहें तो दिल्ली में वोट दे सकते हैं, और दिल्ली में अगर सांसद चाहें तो वे चाहे तो विधानसभा के किसी राज्य की राजधानी में वोट दे सकते हैं। तो अभी तक जो मुझे जानकारी मिली है उसमें है कि कुल 8 विधायक देश के जी आवाज आ रही है आपकी? उन्होंने इच्छा जाहिर की है कि वे दिल्ली में वोट करेंगे, और उसके अलावा 42 सांसद जो हैं वो अपने अपने राज्यों की राजधानी में वोट करेंगे। तो एक तरह से कह सकते हैं कि प्रतिबिंब की जो राष्ट्रपति का चुनाव है एक देशव्यापी माहौल है, विधानसभा से लेकर संसद तक दोनों जगह एक खास तरह की सक्रियता है। और अभी एक बात और पूछनी है मुझे, एक नवनिर्वाचित सांसद आज शपथ भी लेने वाले हैं, तो क्या शपथ लेने के पश्चात वो भी इस मतदान प्रक्रिया का हिस्सा हो सकते हैं? वो वोट डाल पाएंगे क्या? निश्चित तौर पे चूंकि मतदान की प्रक्रिया 10 बजे से शुरू होनी है, और उनके यहाँ जो सिमरनजीत सिंह मान है पंजाब से चुने गए हैं सांसद लोकसभा के, तो वे 9:30 बजे अपना शपथ ग्रहण कर रहे हैं, और 9:30-10 बजे जब मतदान की प्रक्रिया होगी तो 10 से 5 बजे किसी भी समय वे मतदान में भाग ले सकते हैं। इस तरह की व्यवस्था की गई है। अखिलेश, चूंकि 10 बजे से मतदान की जो प्रक्रिया है वो शुरू होने वाली है, आपसे ये समझना चाहेंगे, हालांकि आपने पीछे का नज़ारा दिखाया काफ़ी रंगीन था, माहौल काफ़ी खुशनुमा भी है, गहमा गहमी भी है, प्रक्रिया के बारे में भी मैं जानना चाहूंगी और इसे लेकर तैयारियां क्या चल रही हैं और किस तरीके से ये पूरा प्रोसेस जो है वो शुरू होगा 10 बजे से? देखिए 10 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी 10 बजे आने की सूचना है कि वे 10 बजे आएंगे और खुद अपना मतदान करेंगे। इसके अलावा जैसा कि मैंने बताया कि 42 सांसद जो है वे 42 सांसद अपने अपने विधानसभा जहां जिस राज्य के वे हैं वहां मतदान करेंगे, लेकिन उसके अलावा 6 विधायक हैं विभिन्न राज्यों के, वो यहाँ आकर दिल्ली आकर मतदान करना चाहते हैं। जो मतदान की प्रक्रिया होती है वैसे ही बिल्कुल, चूँकि ये राष्ट्रपति के चुनाव में कोई व्हिप नहीं जारी होता, इसलिए जो दोनों उम्मीदवार हैं, जो द्रौपदी मुर्मू हो या यशवंत सिन्हा हो, दोनों उम्मीदवारों ने सभी सांसदों या सभी विधानसभा के सदस्यों से अपील की है कि वे उन्हें मतदान करें, अपने अपने अंतरात्मा की आवाज़ पे वोट करें। तो निश्चित तौर पे यह कह सकते हैं कि अन्य चुनावों से भिन्न होता है। जब सदन में किसी तरह का मतदान होता है तो वहाँ व्हिप जारी होता है, पार्टी का अनुशासन मानना होता है, लेकिन इस चुनाव में पार्टी का अनुशासन नहीं होता। तो इस तरह से मानते हैं कि ये बहुत ही कह सकते हैं कि बहुत ही स्वतंत्र रूप से सभी सांसद या सारे विधायक वोट देने के लिए स्वतंत्र होते हैं। और इस लिहाज से कहते हैं कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो विवादहीन चुनाव होता है, इसमें पार्टी लाइन से ऊपर उठकर लोगों को छूट होती है कि वो वोट करें। और अभी तक जो परिपाटी रही है पूरे देश में कि कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जो सत्ता पक्ष के जो लोग हैं, सत्ता पक्ष के लोग भी विपक्ष की तरफ जाके मतदान किए हैं और विपक्ष के लोग हैं सत्ता पक्ष की तरफ जाकर मतदान किए हैं। एक स्पष्टीकरण चाहिए मुझे अखिलेश, एक स्पष्टीकरण चाहिए। आपने जैसा कि स्पष्ट कर दिया है एक बात कि विधानसभा के सदस्य और दोनों सदनों के सांसद इस मतदान प्रक्रिया में हिस्सा लेते हैं, लेकिन विधान परिषद के सदस्य और जो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत सांसद होते हैं वो इस मतदान प्रक्रिया के हिस्सा नहीं होते हैं, वो वोट नहीं डाल सकते हैं ना। निश्चित तौर पे वे एक कह सकते हैं कि इसमें एक खास व्यवस्था ये की गई कि जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, चाहे वो राज्यसभा के हों, लोकसभा के हों या विधानसभा के हों, वही भाग लेते हैं। विधान परिषद में चूंकि माना जाता है कि वो प्रत्यक्ष रूप से उनका निर्वाचन नहीं होता और न ही किसी निर्वाचित सदस्य द्वारा उनका निर्वाचन होता है, इसलिए विधान परिषद के सदस्य इस चुनाव में, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकते। उसी तरह राष्ट्रपति द्वारा जो नामित सांसद हैं वे भी इसमें नहीं भाग ले सकते, क्योंकि माना जाता है कि राष्ट्रपति ने जब खुद ही उन्हें नामित किया है तो उन्हें मतदान करने का अधिकार नहीं है। यह माना जाता है कि वे मतदान के लिए उनकी योग्यता नहीं होती है। तो यह एक बहुत ही स्पष्ट प्रावधान है संविधान में कि विधान परिषद और जो राष्ट्रपति द्वारा नामित सदस्य हैं लोकसभा के या राज्यसभा के, वो मतदान प्रक्रिया में भाग नहीं लेते राष्ट्रपति के। अखिलेश, चूंकि आज से ही संसद का मानसून सत्र है, उसका आगाज हो रहा है और 18 दिनों की ये बैठकें, हम ये भी जरूर समझना चाहेंगे कि इस बार मानसून सत्र का अहम एजेंडा क्या है।
देखिए, मानसून सत्र का अहम एजेंडा तो चूंकि पिछले 2 दिनों से, कह सकते हैं कि 3 दिनों से लगातार बैठकों का दौर जारी है। सत्ता पक्ष की अलग से बैठक हो रही थी, विपक्ष की अलग से बैठक हो रही थी और सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने अपने अपने एजेंडा सामने रखे हैं। जहां तक सत्ता पक्ष की बात है तो उन्होंने 32 बिल कहा है कि 32 बिल वो लाएंगे इस मानसून सत्र के दौरान, जबकि विपक्ष का कहना है कि इतने कम समय में 32 बिल कैसे पारित करा सकते हैं। तो उस पर भी जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा है कि 14 बिल हमारे पूरी तरह तैयार है, तो 14 बिल को आसानी से पारित करने का समय हमारे पास रहेगा। और उसमें कुछ ऐसे बिल हैं जो कि इंट्रोड्यूस हो जाते हैं, इंट्रोड्यूस होने के बाद अगले सत्र में पारित करने की उनकी व्यवस्था होती है। तो अगर ये तो हुआ सरकारी कामकाज का, लेकिन उसके अलावा जो एक एजेंडा ये होता है, जो विपक्ष की तरफ से एजेंडा होता है कि कई महत्वपूर्ण विषयों पे वो चाहते हैं सरकार से जवाब तलब वो करते हैं, उस पर बहस चाहते हैं। और सत्ता पक्ष की भी एक कोशिश होती है कि जो सरकार ने इन दिनों कई निर्णय लिए हैं उन निर्णयों के बारे में विपक्ष के लोगों को अवगत कराते हैं और उसके माध्यम से पूरे देश अवगत होता है। तो ये खास एक संकट हुआ है हमारे पड़ोस में, श्रीलंका में जो एक संकट आया है, उस संकट पे भी एक ऑल पार्टी मीटिंग करने की व्यवस्था की गई है। तो और निश्चित तौर पे सदन में भी इस पर चर्चा होगी। उसके अलावा जो अग्निवीर योजना है, अग्निवीर योजना के बारे में भी विपक्ष के सदस्यों ने मांग की है कि वो इस पर चर्चा करें, सरकार इस पर पूरी तरह स्पष्टीकरण दे कि क्या योजना है। उसके अलावा जैसा कि आप जानते हैं कि एम्प्लॉयमेंट का मामला होता है, आर्थिक जो स्थिति होती है, उसके मामले हर बार सदन में उठते हैं और हर बार विपक्ष की मांग भी होती है, तो इस पर चर्चा की मांग है। उसके अलावा फेडरलिज्म पे भी विपक्ष ने मांग किया है कि फेडरलिज्म की जो स्थिति है, जो सेंटर स्टेट का रिलेशन है, सेंटर स्टेट के रिलेशन पर भी चर्चा होनी चाहिए। विपक्ष के कई लोगों का यह भी आरोप है कि जो केंद्रीय एजेंसियां हैं उनकी जिम्मेदारी भी तय होनी चाहिए। कुल मिलाकर अखिलेश, काफी अहम एजेंडे हैं इस बार मानसून के सत्र में, और चूंकि आगाज राष्ट्रपति चुनाव से है तो काफी इंटरेस्टिंग भी है ये मानसून सत्र। आगे भी दिन भर हम अखिलेश सुमन से सारा अपडेट लेते रहेंगे। और अब कार्यक्रम में प्रतिबिंब आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, और समय है आज के दिन से जुड़े हुए इतिहास को जानने का। पलटते हैं इतिहास के पन्नों को और जानते हैं कि 18 जुलाई के दिन से जुड़े इतिहास में क्या खास घटनाएं दर्ज हैं। 18 जुलाई वर्ष 1918 में नेल्सन मंडेला का जन्म दक्षिण अफ्रीका के केप प्रांत में हुआ था। मंडेला का नाम दुनिया के बेहतरीन राजनेताओं में शुमार किया जाता है। मंडेला ने दक्षिण अफ्रीका में रंगभेदी सरकार की जगह एक लोकतांत्रिक बहुनस्ली सरकार के लिए लंबा संघर्ष किया था, जिसके लिए मंडेला को 27 सालों की कैद भी हुई। वर्ष 1964 में राजद्रोह और साजिश के लिए उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई। वर्ष 1990 में नेल्सन मंडेला को 27 सालों की कैद के बाद रिहाई मिली। मई वर्ष 1994 में नेल्सन मंडेला ने दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति का पद संभाला। शांति में अतुलनीय योगदान के लिए साल 1990 में मंडेला को भारत सरकार ने भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया। वर्ष 1993 में नेल्सन मंडेला को नोबेल शांति पुरस्कार से भी नवाजा गया। इतिहास के बाद नजर डाल लेते हैं आज की गतिविधियों पर। मानसून सत्र की शुरुआत से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मीडिया से बात करेंगे। लोकसभा में 4 नए सदस्य आज शपथ लेने वाले हैं। लोकसभा में परिवार न्यायालय संशोधन विधेयक 2022 पेश किया जाएगा। विचार और पारित करने के लिए भारतीय अंटार्कटिक विधेयक 2022 सूचीबद्ध है। वहीं राज्यसभा में द वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन एंड देयर डिलीवरी सिस्टम प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटीज अमेंडमेंट बिल 2022 विचार और पारित करने के लिए सूचीबद्ध है। संसद के दोनों सदनों की अगर बात करें तो संसद के दोनों सदनों की सीधी कार्रवाई जो है, जैसा ही संसद की कार्रवाई शुरू होगी उसका सीधा प्रसारण हम आपको दिखाएंगे संसद टेलीविज़न पर, और इसके अलावा यूट्यूब चैनल पर भी इस कार्रवाई को आप सीधा लगातार देख सकते हैं। बिल्कुल, तमाम जो अपडेट हैं वो आप संसद टीवी और यूट्यूब चैनल के अलावा ट्विटर और इंस्टा ऐप पर भी उसे आप उपलब्ध हम कराएंगे और आप उसे देख सकते हैं। तो आप संसद टीवी की आईडी को फॉलो कर सकते हैं। आप उस पर अपने सुझाव, अपनी प्रतिक्रिया हम तक पहुंचा सकते हैं। और प्रतिबिंब, चूंकि अब वक्त ये इजाज़त नहीं दे रहा कि कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाए, तो अब विदा लेने का वक्त आ चुका है। और चलते चलते कुछ खास नज़ारे हम हर रोज़ अपने दर्शकों के लिए लेकर आते हैं। तो आज क्या खास है? जी हाँ, आज खास है। आज सावन का पहला सोमवार है और देश भर में आज भगवान शिव के दर्शन के लिए मंदिरों में शिव भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी है। हर जगह हर हर महादेव की गूंज सुनाई दे रही है।
जी हाँ, तो आप इन नज़ारों का लुत्फ उठाइए और हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार।